आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं जो चैप्टर चल रहा था उसका नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें आपका चरण सेकेंड है कि संतुलित रासायनिक समीकरण को लिखना। जैसे कि कोई भी समीकरण है या अभिक्रिया है, उसको हम ये बताते हैं कि क्या क्या कंडीशन होती हैं उसको रासायनिक समीकरण में लिखने के लिए। आपको बताया गया था सभी जितने भी अभिकारक में उत्पाद में उसके तत्व हैं या यौगिक हैं सबका सूत्र याद होना चाहिए। उसको किधर लिखना है, अभिकारक को किधर लिखना है, उत्पाद को किधर लिखना है, ये सब आपको बताया गया था। अब हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या उसके कुछ नियम है और क्यों आवश्यकता पड़ गई किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित रूप में लिखने के लिए। तो जैसे कि आपको संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है चरण सेकेंड में है, जिसमें आपका फर्स्ट हेडिंग है द्रव्य की अविनाशिता के नियम। द्रव्य की अविनाशिता का नियम क्या है कि यहाँ पर शब्द से ही पता चल रहा है कि अविनाशिता यानी जिसका कभी नाश न हो। यानी कि यहाँ पर इसका मीनिंग ये है कि यानी कि जब हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया हम जानते हैं कि उसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो इसमें दो चीज आते हैं, एक आते हैं अभिकारक और एक आते हैं उत्पाद। तो अभिकारक दो या दो से अधिक होते हैं और ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं, यानी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या करते हैं, उत्पाद करते हैं। तो इसमें आपका जो अविनाशिता का नियम ये कहता है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसमें जितने भी अभिकारक हैं, अभिकारक जो कि किसमें परिवर्तन हो रहे हैं, उत्पाद में, इसमें इस प्रक्रिया के दौरान या अभिक्रिया के दौरान किसी भी पदार्थ का न तो नष्ट होता है और न ही कुछ निर्माण होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि किसी पदार्थ का जो भी पदार्थ इसमें यूज हो रहे हैं उस पदार्थ का न तो कभी नष्ट होगा और न ही उसका निर्माण होगा। और इसी अभिक्रिया को कहते हैं द्रव्य की अविनाशिता का नियम। यानी कि द्रव्य की अविनाशिता का नियम ये है कि रासायनिक अभिक्रिया में जब अभिकारक उत्पाद में परिवर्तन होते हैं तो परिवर्तन के समय किसी पदार्थ का न तो नष्ट होता है और न ही उसका निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, द्रव्य की अविनाशिता का नियम कहते हैं। जिसमें हम ये जानते हैं कि जैसे कोई भी आप जरूरी यहाँ पर है कि जैसे कि अभिक्रिया हो रही है, अब ये जो अभिक्रिया है ये कैसी अभिक्रिया है, असंतुलित है। क्यों? क्योंकि ये संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। जैसे कि संतुलित रासायनिक समीकरण को चेक करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको जब भी ये जितने भी तत्व हैं या यौगिक हैं उन सभी तत्वों के जो परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। जब तक परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होगी तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कोई समीकरण हमारा क्या है, बैलेंस है। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए तो मैग्नीशियम एक है, यहाँ भी मैग्नीशियम का एक है, इसकी तो संख्या बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो क्या इसकी संख्या ये बराबर है? नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा समीकरण होगा ये कैसा होगा, असंतुलित समीकरण होगा, असंतुलित समीकरण। तो अब इसको समीकरण को संतुलित क्यों करना जरूरी है, क्योंकि इसके पहले अभी हम पढ़े हैं कि द्रव्य की अविनाशिता के नियम, जब कोई पदार्थ नष्ट नहीं हो रहा है, कोई पदार्थ बन नहीं रहा है, नया पदार्थ बन नहीं रहा है, तो क्या मतलब ये कैसे हो सकता है कि ये असंतुलित है? क्योंकि जब कोई पदार्थ बनता है या किसी पदार्थ का नष्ट होता है कब तो ये डिसबैलेंस होगा। ऐसा तो नहीं है कि ये हमारा अलग हो जाएगा ये अलग हो जाएगा। तो आपको यही बताया जा रहा है कि जब कोई भी पदार्थ है वो अभिक्रिया कर रहे हैं तो उस पदार्थ में किसी पदार्थ का नष्ट नहीं हो रहा है, ना ही कुछ बन रहा है नया चीज, तो हम कह सकते हैं कि जितने पदार्थ इधर होंगे उतने ही पदार्थ इधर भी होंगे आपके, यानी उसके भार के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए इस समीकरण को संतुलित करना जरूरी है। और ये हम केवल क्या है, ये रियल रूप में ऐसा नहीं होता है, रियल रूप में अपना जो भी हो नेचुरली जो होना रहेगा वो होगा ही, ठीक है ना, वो बैलेंस ही रहेगा। बस ये हमें अपने जो भी राइटिंग के फॉर्म में लिखे ना, तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, संतुलित फॉर्म में। तो जैसे कि इसको बराबर करने के लिए अब आपको क्या करना पड़ता है कि इसमें परमाणुओं की संख्या को बराबर किया जाता है, तो पूरा करके या मल्टीप्लाई करके हम करते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है, Mg है, अब प्लस O2 है, इसको हम संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपका 1 है तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ 2 लाने के लिए आपको यहाँ 2 लिखना पड़ेगा।
ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम 2 हो गया और ऑक्सीजन 2 हो गया। ऑक्सीजन 2 इधर भी है, ऑक्सीजन 2 अब इधर भी हो जाएगा। जब भी हमको ये ध्यान देना है कि mg भी लेना पड़ेगा तो। हाँ, तो यहाँ पर अब mg को भी 2 लाना पड़ेगा, क्योंकि हम कोई भी देखेंगे ये पूरे अभिकारक में उनकी संख्या को देखेंगे और यहाँ पूरे उत्पाद में उनकी संख्या को देखेंगे। जैसे इसको समझने के लिए एक हम टेबल बना सकते हैं कि जैसे परमाणुओं की संख्या, परमाणु की संख्या, और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अभिकारक, ये हमारे अभिकारक है, ये लेफ्ट साइड है, तो इसको हम डायरेक्ट लेफ्ट साइड ही लिख देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और ये राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो हमारा इधर 2 तत्व हैं, एक है मैग्नीशियम और एक है ऑक्सीजन, 2 तत्व हैं। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि यहाँ मैग्नीशियम की संख्या इधर कितनी है, 1 है, ये टोटल मिलाकर इधर 1 है, और इधर अब मैग्नीशियम की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। क्योंकि जब कोई भी नंबर किसी यौगिक के या किसी तत्व के आगे लग जाता है तो इसमें जितने भी तत्व आते हैं सबका उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ नहीं यानी 1 है, यानी मैग्नीशियम आपका 2 हो जाएगा और आपका ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा। यहाँ पर आगे लिखने का मतलब ये है, लेकिन यदि यहाँ पर ये लिखा जाए तो केवल इसी तत्व की संख्या दर्शाता है। आया समझ में? तो यहाँ पर मैग्नीशियम 2 हो गया और ऑक्सीजन भी कितना हो गया, 2 हो गया, और इधर भी ऑक्सीजन कितना है, 2। अभी ये देखा जाए तो ये हमारा दोनों बराबर नहीं है, वो ये 1 है और ये क्या है, 2 है। तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो इसको 10 बराबर करने के लिए यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा। तो अब जाकर हमारा समीकरण बराबर हुआ। जैसे मैग्नीशियम भी 2 है, इधर भी मैग्नीशियम 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 हो गया। तो जब ये दोनों तरफ अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, उत्पादों में परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाए, तब हम कह सकते हैं कि हमारा ये समीकरण क्या है, संतुलित समीकरण है, बैलेंस्ड समीकरण है। अब ये हमारा जो भी हुआ एक्चुअल हमारा समीकरण सही रूप से हुआ। अभी इसको और इफेक्टिव बनाने के लिए अलग अलग टाइप के यूज किए जाते हैं। तो अभी तक हम ये समझें कि जो भी हमारा समीकरण है, अब इस समीकरण हम बोल सकते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। तो अब ये संतुलित रासायनिक समीकरण इसलिए जरूरी होता है समीकरण को संतुलित करना, क्योंकि जब कोई पदार्थ नष्ट नहीं हो रहा है, ना ही कोई पदार्थ बन रहा है, तो उसको संतुलित करना जरूरी है। इसकी जो भी मतलब संतुलित का जो अविनाशता का नियम है, इसको पुष्टि करना जरूरी है कि जब ऐसा है तो हमें संतुलित करना चाहिए। अब संतुलित करने के लिए लगभग 3-4 नियम बताए गए हैं, 4 विधियां हैं, जिसमें आपको केवल एक ही विधि इस क्लास में पढ़ना है, क्लास 10 में। तो अब आपका इसमें कौन कौन विधि है, पहला है जांच एवं त्रुटि विधि, और दूसरा है आंशिक समीकरण विधि, संयोजकता विधि, और ये क्या है, आयनिक समीकरण विधि, जिसमें 4 विधियां हैं। और आपको केवल इस क्लास में एक ही विधि पढ़ना है, वो है आपका जांच एवं त्रुटि विधि, जो कि हम यहाँ पर अब समझेंगे कि क्या होता है जांच एवं त्रुटि विधि। जो जांच एवं त्रुटि विधि है, इस विधि के माध्यम से हम किसी कह सकते असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण में कैसे बदला जाता है, ये हम देखेंगे। वही आपका मेथड जो कहलाता है जांच एवं त्रुटि विधि कहलाता है इसमें। अब इसमें जो किया जाता है, सबसे कम स्थानों पे जो आने वाले तत्व होते हैं उनको सबसे पहले संतुलित करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें कई चरण में इसको संतुलित किया जाता है जांच एवं त्रुटि विधि से। जैसे कि मान लेते हैं एक हमारा क्या है, रासायनिक समीकरण है। तो रासायनिक समीकरण में कम से कम आपको जितने भी तत्व हैं या परमाणु हैं उनके क्या आना चाहिए, सूत्र याद होना चाहिए। जब तक सूत्र याद नहीं होगा तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा जो भी समीकरण है वो सही रूप से लिखा पाएगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं एक समीकरण बनाए Na+H2O, ये बन गया NaOH+H2, यानी सोडियम और जल का जब अभिक्रिया कराया जाता है, रिएक्शन कराया जाता है, वो क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब ये हमारा समीकरण अभी संतुलित नहीं है, संतुलित नहीं है। इसको संतुलित करने के लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले जब भी आपको ये नंबर लिखना है तो किसी भी तत्व के आगे ही लिखना है।
हम ये नहीं करेंगे कि क्या जहाँ पर दो की जरूरत है वहीं पर दो लगा दे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर क्या था समीकरण में, हमारा ऑक्सीजन यहाँ पर दो था, यहाँ पर एक था। ऐसा नहीं करेंगे कि यहीं पर दो लगा दें और समीकरण संतुलित हो गया। ये हमारा कहना ये क्या है, गलत मेथड है। अब जब भी हम समीकरण को संतुलित करेंगे तो सबसे पहले इसको ब्रैकेट बना देंगे। जैसे ये हमारा समीकरण है, इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे। जितने भी अभिकारक हैं और जितने भी उत्पाद हैं इन सभी को ब्रैकेट में लिखना है। ये आपका सबसे प्रथम चरण है जिसमें आपको समीकरण को लिखना रहता है और उसको ब्रैकेट में लिख देना होता है। अब हम देखेंगे कि दूसरे चरण में किसी कौन कौन से तत्व में कितने परमाणुओं की संख्या है। हम जांच करेंगे तभी तो पता चलेगा कि कौन बराबर है कौन बराबर नहीं है। जैसे कि हम यहाँ पर एक सारणी बनाएंगे जिसमें हम देख रहे हैं कि इस अभिकारक आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या अभिकारक है, जिसमें टोटल 3 तत्व हैं, सोडियम है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो इसमें हम देखेंगे लेफ्ट साइड में किसकी कितनी संख्या है और राइट साइड में किसकी कितनी संख्या है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सोडियम, यहाँ पर सोडियम आपका यहाँ पर कोई नंबर दिख रहा है। यदि कोई नंबर नहीं दिख रहा है तो समझिए कितना है, 1 है। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपका 1 है और यहाँ पर राइट साइड में यहाँ पर टोटल कितना है, 1 ही है। तो ये तो हमारा बराबर है। लेकिन हाइड्रोजन कितना है, इधर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2। और यहाँ पर देखा जाए तो हाइड्रोजन की संख्या इसमें 1 है और यहाँ पर 2 है। तो ये दोनों मिलाकर कितने हो गए, 3 हो गए। यानी OH में 1 है और H2 में 2 है। तो ये हमारा बैलेंस नहीं है। फिर ऑक्सीजन को भी एक बार जांच कर लें। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 1 है और यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 1 है। तो अब देखिए अब हमारा क्या होगा कि अब ये पता चला कि कौन से मतलब तत्व में या कौन से मतलब यौगिक में कितनी उनकी संख्या है। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा अनबैलेंस्ड है और यहाँ पर बैलेंस अनबैलेंस्ड यानी असंतुलित तत्व कौन है, हाइड्रोजन है, इसी की तो संख्या बराबर नहीं है। अब ये ध्यान दीजिए कि जब इसको हम डिसबैलेंस करते हैं यानी कि उसको चेंज करते हैं, बदलते हैं, तो दूसरा तत्व भी बदल जाता है। क्योंकि आपको बताया गया है जब भी आपको लिखना रहता है इस ब्रैकेट के बाहर लिखना रहता है, वो भी पहले, बाद में नहीं। तो अब हम इसको जब बैलेंस करेंगे तो आपको क्या करना होगा, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ 2 है, यहाँ पर कितना है, 3 है। तो अब हम यहाँ पर जो लगाएंगे इस समीकरण में, ठीक है, इस समीकरण में हम इसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या लगाना होगा, यहाँ पर हम लगाएंगे 2, ठीक है। जब यहाँ पर हम 2 लगाएंगे तो अब देखिए क्या इफेक्ट पड़ता है। और फिर आपको यहाँ भी आपको कितना लगाना होगा, 2 लगाना होगा यहाँ पर भी। अब हम जांच करेंगे कि क्या बराबर होगा। देखिए कैसे, जब हम यहाँ पर आगे 2 लगा दिए और यहाँ खुद का 2 है तो 2 और 2 का मल्टीप्लाई हम करते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब हाइड्रोजन के मतलब संख्या कितनी हो जाएगी, प्रारंभ में हमारा ये देखें कि स्टार्टिंग में कितना था, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था ना। जब इसको हम बैलेंस करने के लिए हम विधि अपनाते हैं, नंबर को लिखते हैं, तो यहाँ पर 2 लगाएंगे और यहाँ पर 2 लगाएंगे। तो अब इसके बाद हम देखेंगे कि पहले तो यहाँ 2 था और यहाँ 3 था। जब हम H2O में H2O से पहले हम कितना लगाएंगे, 2 लगाएंगे, ठीक है। संतुलित करने पर हम लेफ्ट हैंड साइड में 2 लगाएंगे और यहाँ NaOH में हम कितना लगाएंगे, 2 लिखेंगे। तो अब दोनों में लिखने के बाद यहाँ पर इसकी संख्या 2 दूनी 4 हो जाएगी और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब हम इसको आगे ले जाएंगे तो यहाँ हाइड्रोजन यहाँ पर दिख रहा है, हाइड्रोजन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और यहाँ हाइड्रोजन 2, तो ये भी मिलकर कितना हो जाएगा, 4। तो अब हमारा हाइड्रोजन देखा जाए तो बैलेंस हो गया कि नहीं। अब बैलेंस हो गया तो अब उसके बाद क्या इफेक्ट पड़ता है। अब हम देखते हैं कि जैसे कि एक सूची बनाएंगे फिर इसके लिए। तो हमारा सोडियम तो 1 है, अब यहाँ सोडियम कितना हो गया, 2 हो गया। यानी आगे लिखने से सोडियम भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया और हाइड्रोजन भी 2 हो गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अब हमारा कौन सा मतलब बैलेंस करना है। यहाँ पर 2 हो गया ना, तो अब सोडियम को आपको बैलेंस करना होगा क्योंकि सोडियम हमारा डिसबैलेंस हो गया। वैसे एक बार यहाँ पर लिख कर देख रहे हैं, तत्व
सोडियम है और क्या है आपका हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। लेफ्ट हैंड साइड में इधर देखा जाए तो सोडियम अभी यहाँ पर एक है, सोडियम इस साइड हमारा एक है और इस साइड कितना हो गया दो। अब यहाँ पर हाइड्रोजन देखा जाए तो हाइड्रोजन दो दूनी चार, इस साइड अभिकारक में चार है और उधर कितना है दो इसका और दो इसका चार, इधर भी अभी बैलेंस है। ऑक्सीजन कितना है इधर देखा जाए तो ऑक्सीजन हमारा दो हो गया, यानी दो से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन चार जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन पर कुछ नहीं यानी एक है तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे दो हो जाएगा। अब यहाँ पर भी आपका ये सोडियम दो, ऑक्सीजन दो और हाइड्रोजन दो, तो ऑक्सीजन भी कितना है यहाँ पर दो, दोनों साइड दो दो है, यानी कि हमारा क्या है देखा जाए तो बराबर है। बस अब यहाँ पर डिसबैलेंस कौन सा तत्व है सोडियम का, जिसमें जो लेफ्ट साइड में है एक और राइट साइड में है दो, तो इसमें हम जब दो से मल्टीप्लाई करेंगे यानी सोडियम में हम दो से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रारंभ में देखा जाए तो यहाँ पर एक है और यहाँ दो है, तो जब हम संतुलित करेंगे तो सोडियम में Na2 में हम क्या करेंगे दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी संख्या दो हो जाएगी, और यहाँ पर ऑलरेडी क्या है हमारा दो है ये, तो यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, जो भी उसकी संख्या है वही हमारा रहने देंगे। तो इस नंबर के पहले हम क्या लगाएंगे दो। तो अब देखिए जो हमारा समीकरण क्या मिलता है, अब इस समीकरण को यहाँ लिखते हैं जो भी हमारा ऊपर समीकरण है। तो यहाँ पर दो है, यहाँ दो है और यहाँ तीन जगह दो है, यहाँ पर दो लगा गया है, यहाँ पर और यहाँ पर। अब हम इसको जांच करेंगे, फाइनली हम जांच करेंगे कि क्या हमारा ये समीकरण संतुलित है, और संतुलित होने के लिए आपको यही बताया गया है कि जितने भी परमाणुओं की संख्या है अभिकारक में उतने ही उत्पाद में भी परमाणुओं की संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर तीन तत्व हैं, कौन कौन है, सोडियम है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो देखा जाए तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दो इसमें है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर इनकी संख्या कितनी है दो, और राइट हैंड साइड में यहाँ पर इसकी संख्या कितनी है दो। और ऑक्सीजन को हाइड्रोजन को देखा जाए तो यहाँ पर चार है, यहाँ पर दो और यहाँ से दो, ये भी चार। ऑक्सीजन का यहाँ पर दो है और यहाँ पर भी आपका दो। तो अब देखा जाए तो सभी की संख्या आपस में क्या हो गई बराबर हो गए। जब ये बराबर हो गए तो हम कह सकते हैं कि हमारा समीकरण क्या है संतुलित है। तो इस प्रकार हम किसी समीकरण को क्या करेंगे संतुलित करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो सबसे हाईएस्ट नंबर है यानी किसी परमाणु संख्या में जो ज्यादा डिसबैलेंस है उसी को संतुलित करेंगे, उसके वन बाई वन हम उसको संतुलित करते आएंगे, और लास्ट में जो भी हम ये जांच कर लेंगे कि हाँ ये संतुलित है तो फिर आपको ये ब्रैकेट हटा देना है। लास्ट वाले टर्म में हम क्या करेंगे ब्रैकेट को हटाकर जो भी हमारा समीकरण है उसी को हम राइट कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 2Na प्लस 2H2O के अभिक्रिया कर रहा है 2NaOH प्लस H2। अब ये जो हमारा समीकरण है इसी को बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण। अब ये हमारा समीकरण संतुलित हुआ, और इस प्रकार हम कोई भी समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। आपको ध्यान देना है कि जब भी संतुलित करेंगे तो हमेशा चेक करते रहेंगे कि किसमें कितने परमाणु हैं। आपको चेक करने के लिए विधि बता दिया गया है कैसे चेक करना है। तब तक इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि जांचन त्रुटि विधि होती क्या है, क्योंकि उसमें जो भी बताया गया था आपको कैसे समीकरण को संतुलित करना स्टेप बाय स्टेप हम इसमें देखे हैं।
तो अब हम इसको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हैं, लेकिन उसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि थोड़ा उसको और अधिक सूचना के रूप में, इंफॉर्मेशन के रूप में कैसे प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर हमारे नेक्स्ट हेडिंग है रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनात्मक बनाना, यानी और अधिक इफेक्टिव बनाना और अधिक सूचना वाला फॉर्मेशन देना, यानी कि इंफॉर्मेशन के फॉर्म में उसको राइट करना। तो जैसे कि इसमें हम जानते हैं कि कोई भी रासायनिक समीकरण होता है उसमें कुछ ठोस आते हैं, कुछ लिक्विड आते हैं, कुछ ये कह सकते हैं कि कुछ गैस भी आते हैं। तो उन सभी को जो भी जिस फॉर्म में है उसको सिंबल के रूप में प्रदर्शित कर देते हैं, तो वो भी और अधिक इफेक्टिव बन जाता है। जैसे यदि कहीं पर भी ठोस का यूज हो रहा है, चाहे वो आपका अभिकारक हो और चाहे आपका उत्पाद हो, तो जहां पर आपको ठोस दिखे वहां पर आप स्मॉल यस बनाएंगे ब्रैकेट में। अब जहां पर आपका द्रव दिखे जिसको हम लिक्विड कहते हैं उसको स्मॉल एल बनाएंगे ब्रैकेट में, और जहां पर आपको गैस दिखे वहां पर हम जी लगाएंगे। तो इस प्रकार से हम और उसको इफेक्टिव बना सकते हैं कि कोई भी हमारा यदि ठोस है अभिक्रिया में तो उसको हम लिख सकते हैं ठोस है तो यस, और द्रव है तो एल, और गैस है तो आपका जी। अब एक और है जली विलयन। पहले आपको जानना होगा कि जली विलयन होता क्या है। जैसे कि यदि कोई भी चीज हम मिक्स कर देते हैं जल में, यानी जैसे नमक ही है, नमक को यदि हम जल में मिक्स कर दिए तो नमक तो वैसे ठोस होता है, लेकिन जब उसको हम जल में मिक्स कर देंगे तो वो हो जाएगा नमक का जली विलयन। तो यहाँ पर जली विलयन जहाँ भी आपको दिखे, यानी कोई भी चीज यदि जल में मिक्स है या उसका लिक्विड फॉर्म में है तो उसको हम बोलेंगे जली विलयन। उसको हम लिखेंगे AQ लिखेंगे AQ, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्वा सॉल्यूशन। जो यही होता है कि कोई भी चीज जल में मिक्स रहता है, उसका लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे जली विलयन। तो इस प्रकार से आपका ठोस को यस, द्रव को एल, और गैस को जी, और जली विलयन को AQ लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या है, जैसे कि एक एग्जांपल है, यहाँ पर आपका Mg है, H2SO4 है, और MgSO4 है, और H2 है। और एक चीज और बता दिया जाए, इसमें जैसे अवक्षेप जो होगा, अवक्षेप का मतलब है कि जैसे कोई भी पदार्थ है अभिक्रियाएं हो रही हैं तो जो तली में आकर यानी उसके नीचे आकर बैठ जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं अवक्षेप कहते हैं। तो जहां पर आपको अवक्षेप देखने को मिलेगा जो नीचे आकर बैठ जाती है, तो यहाँ पर ऐसे नहीं आपको पता चलेगा जब तक आप उसका प्रैक्टिकल नहीं करेंगे या जब तक उसको जानेंगे नहीं कि अवक्षेप है। तो जब आप यदि कोई अवक्षेप है यानी कोई भी तली के नीचे आकर, यानी किसी जो भी पात्र में यदि एक्शन करा जाता है उसके नीचे आकर जो बैठ जाता है, वो भी देखा जाता है एक टाइप से ठोस ही होता है। तो आपको यस न लगाकर आपको क्या करना, तीर लगाना है। वो भी तीर ऐसा लगाना है नीचे के डायरेक्शन में, यानी कि वो नीचे आकर बैठ रहा है, तो इस टाइप के हम तीर का यूज करेंगे। अब आपको इसमें क्या है, मुक्त गैस को जी से नहीं, यानी आपको जो भी गैस होता है वो हम जानते हैं कि जी से दर्शाते हैं, लेकिन यदि वो गैस निकल रही है तो उसको हम तीर से दर्शाएंगे, वो भी ऊपर के डायरेक्शन। ठीक है, तो इस टाइप से हम कोई भी चीज हम क्या कर सकते हैं, यानी कि इसको थोड़ा बहुत फर्स्ट और सेकेंड में यही इंफॉर्मेशन है कि आपको जो भी आपका ठोस है यस, लिक्विड है आपका यानी सॉलिड को यस, लिक्विड को एल, और गैस को जी, और एक्वा सॉल्यूशन को AQ। तो यहाँ पर देखा जाए तो हम कुछ एक एग्जांपल ले रहे हैं, और यहाँ पर आपको जो Mg होता है मैग्नीशियम होता है, एक ठोस तत्व है जिसको हम दर्शाने के लिए इसके साथ हम क्या लगा देंगे, यस लगा देंगे। H2SO4 ये आपका देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक्वा सॉल्यूशन है, ठीक है ना, क्या है एक्वा सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे AQ। और यहाँ पर देखा जाए तो MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट जो होगा ये भी आपका क्या होगा, तो यहाँ पर जो MgSO4 है ये आपका क्या है, ये भी एक्वा सॉल्यूशन है। एक्वा सॉल्यूशन को AQ के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा AQ। और यहाँ पर देखा जाए तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से मुक्त हो रही है, यानी कि उड़ रही है, जिसको हम ऊपर के पेज से हम क्या करेंगे, डिनोट करेंगे यानी प्रदर्शित करेंगे।
तो ये जो हमारा समीकरण हो जाएगा थोड़ा और इफेक्टिव हो जाएगा, यानी कि ये कर सकते हैं कि इसको और इंफॉर्मेशन से पता चलेगा कि हमारा ठोस होगा, ये जली विलयन होगा, ये भी जली विलयन होगा, और ये मुक्त गैस है जिसको हम तीर के ऊपर के माध्यम से दर्शाते हैं। अब आपको थर्ड नंबर पे क्या है, ताप, दाब और उत्प्रेरक। अब देखिए ताप क्या होता है, जो भी हम टेम्परेचर देते हैं, जितना ताप देते हैं वो आपका क्या होगा, ताप होगा। दाब क्या होगा, जितना उस पर प्रेशर लगाएंगे, जितना दाब लगाएंगे उस अभिक्रिया में, वो आपका दाब हो जाएगा। अब उसके बाद ये कर सकते हैं जितना उस पर दाब लगाएंगे। उत्प्रेरक, उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक क्या होता है, जैसे कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उसकी जो भी गति यानी जिस गति से हो रही है उसको क्या कर देता है, और तेज कर देता है। यानी जैसे मान लेते हैं हम कोई काम कर रहे हैं, या इसी टाइम में यदि हम रोड पर जा रहे हैं, यदि हमारा नॉर्मल यदि हवा नहीं चल रहा तो हम आराम से जाएंगे, लेकिन यदि पीछे से हवा चलने लगे तो हम जो भी हमारा स्पीड होगा क्या होगा, बहुत तेज हो जाएगा। तो वो होता है, उसको उत्प्रेरक कहते हैं। यानी वो भी रासायनिक की अभिक्रिया की दर को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, यानी उसकी जो भी स्पीड होती है उसको तेज कर देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। अब वैसे नॉर्मली भाषण देखा जाए तो जैसे नहीं कहते हैं कि चढ़ाने वाला काम जो होता है, यानी अभिक्रिया में ये स्वयं भाग नहीं लेता है, यानी उस अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, लेकिन उसकी गति को क्या कर देगा, तेज कर देगा। तो ये होता है उत्प्रेरक। और इसको जब भी ये तीनों चीज दर्शाना होगा तो आपको तीर के ऊपर या नीचे दोनों को मिलाकर हम उसमें लिखते हैं। जैसे कि जैसे हैबर प्रक्रम एक होता है, अमोनिया बनाने के लिए एक विधि होती है जिसको हम क्या कहते हैं, हैबर प्रक्रम कहते हैं, और इस विधि से हम अमोनिया का निर्माण करते हैं। जैसे कि इसमें क्या होता है कि N2 यानी नाइट्रोजन, अमोनिया गैस का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, जिसमें नाइट्रोजन है और क्या H2 है। इसको देखा जाए तो अभी संतुलित नहीं है। संतुलित क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, 2, यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, 1, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 3। तो यदि देखा जाए तो दोनों में बराबर नहीं है। तो सबसे पहले हम संतुलित समीकरण का यूज करके इसको संतुलित करें, ताकि हमारा एक कह सकते हैं कि एग्जाम्पल भी हो जाएगा। इसको संतुलित करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, तो जब हम यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2, तो नाइट्रोजन हमारा यहाँ पर 2 है और यहाँ नाइट्रोजन कितना है, अब 2 हो गया, यानी नाइट्रोजन हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब देखा जाए तो हाइड्रोजन की बात है कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 इसका है, और 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 2 यहाँ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो जो 6 हो जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन हो गया, लेकिन यहाँ पर कितना है, अभी 2 ही है। तो जब हम यहाँ 3 से गुणा कर देंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, यानी सब मिला के आपको दोनों तरफ परमाणुओं की जितनी भी संख्याएं हैं उसको आपको क्या करना रहता है, बराबर करना होता है। तो ये जो हमारा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा बैलेंस समीकरण हो जाएगा, यानी कि बैलेंस इक्वेशन हो जाएगा, संतुलित समीकरण। अब आपको क्या करना है, इसको इफेक्टिव बनाना है, सूचनात्मक बनाना है। तो हम देखें हैं कि नाइट्रोजन भी क्या है, गैस है, और हाइड्रोजन भी क्या है, गैस है, और अमोनिया भी क्या है, गैस है। तो इसको दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम G लगाएंगे और यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, G लगाएंगे, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। तो इस टाइप से हम किसी भी समीकरण को क्या कर सकते हैं, संतुलित भी किए हैं, और उसके बाद इसको सूचनात्मक रूप भी बनाए हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे कि उष्मा निकलती है, कभी कभी अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया होती है तो उसमें से वाष्प निकलता है, उष्मा निकलती है। तो उष्मा को आपको क्या करना है, इस रेखा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पर जो भी हो रहा है ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर लगा देंगे तो यही प्रदर्शित हो रहा है कि इसको क्या हो रहा है, उष्मा निकल रही है इसमें से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उष्मा के द्वारा, यानी कि उष्मा यहाँ पर कहने का मतलब है कि उष्मा का यूज करके इसको क्या अभिक्रिया हो रही है। तो जब उष्मा हमको देना रहता है किसी अभिक्रिया को, तो हम क्या करते हैं, इसको इस ट्रायंगल के माध्यम से हम इसको शो करते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो CaCO3 ये हमारा क्या है, ठोस है। तो ठोस है तो इसको हम क्या लगाएंगे, यस लगाएंगे। CaO ये हमारा क्या है, एक्वा सोल्यूशन जली विलयन है, यानी A और Q लगाएंगे। और हाइड्रोजन हमारा क्या है, गैस है, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो ये हमारा क्या है, जो भी अभिक्रिया हो रही है इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें किसका यूज किया गया है,
ऊष्मा का यूज किया गया जिससे ये हमारा क्या अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइप के सांद्रता। सांद्रता होती क्या है, जैसे कि कोई भी चीज कितना सांद्र है, जैसे नमक और पानी का घोल बना रहे हैं, तो यदि पानी ज्यादा है नमक बहुत कम है तो उसकी सांद्रता कम है। यदि पानी जितना है उसी के अकॉर्डिंग लगभग क्या है, नमक भी और अधिक डाल दिए यानी उसकी सांद्रता क्या आ जाती है, बढ़ जाती है। वैसे अम्ल और क्षार की जो सांद्रता होती है उसको दर्शाने के लिए उस जो भी शब्द होता है या जो भी उसका अवशुद्ध होता है उसके नीचे लगा देते हैं, जैसे जेधयन और यहाँ पर लगा देंगे तनु। तनु लगा देंगे, इससे पता चलेगा कि इसकी सांद्रता क्या है, कम है। तनु का मतलब होता है कम, यानी अब यहाँ पर जो H2SO4 का यूज किया गया है बहुत कम मात्रा में यूज किया गया है, यानी कम सांद्रता का इसके लिए यूज किया गया है। अब हमारा जो जिंक है ये क्या है, ठोस है, तो ठोस है तो इसको लगाएंगे यस। और तनु H2SO4 यानी ये लिक्विड होता है, इसको हम लगाएंगे AQ। जब हम यहाँ पर ZnSO4 बनाएंगे ये भी हमारा क्या है, तो एक का सॉल्यूशन हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या होगा, मुक्त होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए तो मुक्त उष्मा, जैसे कि कभी कभी ऊर्जा निकलती है, उष्मा निकलती है, कभी कभी उसकी मुक्त ऊर्जा होती है। ठीक है ना, उष्मा या ऊर्जा हो सकती है। ऊर्जा, कभी कभी हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कभी कभी ऊर्जा मुक्त होता है। तो जैसे कि जब ये चीज हमारा कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलाकर CO2 गैस बनाते हैं। और जब CO2 गैस बनाते हैं तो इसमें देखा जाए तो उस जो भी ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है, यानी कि निकलती है। तो इसको हम जब भी ऊर्जा को दर्शाना है कि वो निकल रही है तो उसको प्लस से दर्शाएंगे, और जब ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस अभिक्रिया में तो उसको माइनस से दर्शाएंगे। जैसे कि हमारा इसको जब हम शो करेंगे तो हमारा कार्बन क्या है, ये हमारा ठोस है तो यस लगाएंगे। ऑक्सीजन क्या है, हमारा ऑक्सीजन है आपका गैस, तो इसको हम जी लगाएंगे। और CO2 भी क्या है, एक गैस है तो इसको जी लगाएंगे। ये भी हमारा बैलेंस नहीं, यहाँ पर O है, O2 है, यहाँ पर O2 रहेगा, तो ये हमेशा O2 के फॉर्म में ही रहता है ऑक्सीजन। तो ये हमारा हो जाएगा, इसमें ऊर्जा की मुक्ति होती है यानी निकलती है, जिसको प्लस के फॉर्म में लगाएंगे। अब अवशोषित उष्मा हो या अवशोषित ऊर्जा हो, जब ऊर्जा का अवशोषण किया जाएगा, अवशोषण मतलब होता है ग्रहण करना, बिना उस ऊर्जा के वो अभिक्रिया नहीं हो सकती है, तो वहाँ पर हम लगाएंगे माइनस के साथ है। जैसे कार्बन और सल्फर मिलकर क्या बनाएंगे, कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर डाइड बना देंगे, यानी कि CH2 बना देंगे। यहाँ पर कार्बन आपका ठोस होता है, सल्फर भी ठोस होता है, और ये भी आपका क्या होता है, ठोस ही होता है। तो ये सब मिलकर क्या बनाएंगे, दूसरा बना देंगे, और जिसमें ऊर्जा की आपको क्या होगी, जरूरत होगी। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं कि अवशोषित उष्मा को कैसे दर्शाते हैं, माइनस से, मुक्त उष्मा को प्लस से दर्शाएंगे। अब एक होता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय मतलब होता है उल्टा और सीधा दोनों, जब उल्टा भी जाता हो और सीधा भी जाता हो उसको हम क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय बोलते हैं। तो इस टाइप की अभिक्रिया को दर्शाने के लिए आपको बताया गया था एक बार, तो उसमें हम तीर का लगाते हैं, लेकिन आधा तीर का यूज करेंगे एक डायरेक्शन से, आधे तीर का यूज करेंगे दूसरे डायरेक्शन से। तो यही जो हमारा तीर होती है ये दर्शाती है कि अभिक्रिया दोनों डायरेक्शन से क्या है, पॉसिबल है। तो इसको जो हम जानते हैं कि हमारा गैस है, ये आयोडीन ये हमारा सॉलिड है, ये बनाते हैं 2HI, जो कि हमारा क्या होता है, एक्वा सोल्यूशन होता है। यहाँ भी आपका ये एक्वा सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो इसको हम दर्शाएंगे। तो ये हमारा अभी बैलेंस नहीं था, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन 2 होना चाहिए उधर भी, और आयोडीन भी 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर एक था, तो यहाँ 2 लगा देंगे, अपने यहाँ बैलेंस हो जाएगा। इस प्रकार हम कोई भी रासायनिक प्रक्रिया है उसमें जितने भी पदार्थ या तत्व है उनको सूचना के द्वारा हम इसको और अच्छे से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अब हमारा जो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसको देखने से हमको बहुत अधिक चीज की जानकारी मिलती है, तो वही होता है रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनात्मक बनाना। तो इन सब वीडियो के माध्यम से हम किसी रासायनिक समीकरण को और अधिक इफेक्टिव बना सकते हैं और अधिक सूचनात्मक बना सकते हैं।
तब तक इसको नोट कीजिए। और हैंड राइटिंग नोट के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे जाना होगा, जिसका लिंक हम इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे।